तो आज के लेक्चर में हम सारणिक पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है ना। अब कहेंगे सर मैट्रिक्स तो पूरा खत्म नहीं हुआ, आपने तो एक्सरसाइज 3.3 तक ही कराया है, 3.4 तो छोड़ ही दी है ना। मेरे जो 3.4 एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर हमें इन्वर्स पढ़ना होता है कि कैसे किसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स ज्ञात करते हैं। और इन्वर्स पता करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट आना जरूरी है। समझ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 तभी आएगी जब आप डिटर्मिनेंट सीखेंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज 3.3 तक कराया जाता है, उसके बाद डेटरमेंट शुरू करा के डेटरमेंट जब खत्म होता है ना, उसके बाद फिर वो 3.4 और मिसलेनियस एक्सरसाइज कराई जाती है। समझ में आई। इसलिए हम आपको डेटरमेंट करा रहे हैं। शुरुआत करें। चलिए। तो डेटरमेंट को हिंदी में बोलते हैं सारणिक, इंग्लिश में बोला जाता है इसको डेटरमिनेंट, और हम भी बार बार इसको डेटरमिनेंट ही बोलेंगे। ठीक है। ठीक है जी। अब किसी मैट्रिक्स का सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखने वाले हैं, है ना। 3x3 मैट्रिक्स का सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2x2 मैट्रिक्स के सारणिक की। 2x2 मैट्रिक्स का सारणिक ज्ञात करना, सारणिक मतलब डेटरमिनेंट ज्ञात करना। ठीक है। जैसे मान लो कि एक 2x2 का मैट्रिक्स मैंने आपको दे दिया, लेट्स से कि कुछ इस तरीके से मैंने आपको 2x2 का एक मैट्रिक्स दे दिया। फिर मैंने कह दिया कि यार इस मैट्रिक्स का सारणिक ज्ञात करो, है ना। तो सारणिक को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, एक के साइड में दो ऐसे डंडे लगा देते हैं। ठीक है। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का सारणिक ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो संख्या है ना, इस संख्या की मैं इससे गुणा करूंगा। करिए, एक चौका चार। फिर इस संख्या की मैं इससे गुणा करूंगा। करिए, तीन दूनी छः, और इनके बीच में लगा दूंगा माइनस का निशान। कितना आएगा, -2। तो जो -2 आया है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सारणिक। आ गया समझ में। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो। जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स है, लेट्स से इसको मैं बी बोल देता हूँ, 5 7 9 10। इसका मुझसे कह दिया कि भाई किसी ने कि सारणिक ज्ञात करो, है ना, इसका डेटरमिनेंट ज्ञात करो। तो इसका डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा बताइए। आपके सर इसके हम गुणा करेंगे इसके साथ, 7 × 5 = 35। इसके हम गुणा करेंगे इसके साथ, 10×9 = 90, और बीच में लगा दे माइनस का निशान। तो 35 में से 90 गया, माइनस का 55 हो गया शायद, है ना। ये हमारा डेटरमिनेंट निकलाया। समझ में आ गई। तो अगर आपको 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है और उसका आपको डेटरमिनेंट ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और बीच में लगाइए माइनस का निशान, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट ज्ञात करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है। अब हम इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, भाई किस तरीके के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, अब ये वाला उदाहरण देखो। इस सारणी को अपने को हल करना है। कर दो टैकली। कैसे करोगे सर, अगर हमें इस सारणी का हल करना है तो हम इसकी इससे गुणा कर देंगे। क्या आएगा, -2 की -9 से गुणा करो तो 18 आ जाएगा। फिर इसकी इससे गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बीच में लगा देंगे माइनस का निशान, तो 18 में से 12 आ गया, कितना आ गया, 6। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई। दूसरा देखो इसका, इसको सोल्व करो। आप कहेंगे सर इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा। इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और बीच में लग जाएगा माइनस का निशान। तो ये हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा जमा में साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा जमा साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। आगे हमारा आंसर। समझ में आ गई। ऐसे करना था। अगला देखो। अब ये वाला देखो भाई, क्या क्या रखा है। क्या रखा है कि यदि ए बराबर है ये, तो हमें दर्शाना है कि 2 × ए का डेटरमिनेंट बराबर होगा 4 × ए डेटरमिनेंट के। समझो, इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है। दिखा देते हैं कैसे। तो सबसे पहले दो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो ना, सीधी सी बात ये है। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 × ए का डेटरमिनेंट।
तो 2 से गुणा कर दो पहले तो इसकी 2 से गुणा कर दो, 2 4 8 4, ठीक है ना। ठीक है सर जी। फिर इसका डेटरमेंट ज्ञात करो। इसका डेटरमेंट आ जाएगा सर, इसकी इससे गुना हो जाएगी 4 दूनी 8, इसकी इससे गुना हो जाएगी 8 चौका 32, यानी कि आ जाएगा -24, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब अब राइट हैंड साइड निकाल लो। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 4 गुना डेटरमेंट ऑफ ए का डेटरमेंट ज्ञात करो, फिर उसकी 4 से गुणा करनी है। ए क्या हमारे पास 1 2 4 2 है ना, इसकी फिर 4 से गुणा करनी है, तो 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी इससे गुणा हो जाएगी 2 एकम 2 माइनस, इसकी इससे गुणा हो जाएगी 4 दूनी 8, ये जाएगा 4 गुना -6, यानी कि -24, है ना। हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, बस इस बात को लिख दो, है कि नहीं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के, और हमें यही दर्शाना था, बस हो गया काम खत्म। समझ में आया, ऐसे किया जाता है। क्लियर। क्या कहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे कहा था कि 2a का डेटरमिनेंट बराबर होगा 4 गुना a डेटरमिनेंट के, है ना, हमें ये दर्शाना था, हमने दर्शा दिया। सबसे पहले 2a का डेटरमिनेंट ज्ञात किया, वो ये आया, फिर 4a का डेटरमिनेंट ज्ञात किया, वो ये आया, ठीक है ना, बस हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। समझ में आई, ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला प्रश्न अपने आप ट्राई करो पहले आप। क्या क्या है कि भाई इसका डेटरमिनेंट बराबर है इसके डेटरमिनेंट के, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। खुद ब खुद ट्राई करो, बहुत आसान है। इसका डेटरमिनेंट ज्ञात कर लो। इसका डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा इस लेफ्ट हैंड साइड का, सर इसका डेटरमिनेंट आ जाएगा, डायरेक्टली यहीं पे कर देते हैं ना। इसका आ जाएगा सर 5 दूनी 10, इसकी गुणा होती है इसके साथ माइनस, इसकी गुणा होगी इसके साथ 4 × 3 = 12, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर 5x माइनस 3 की 2x से गुणा होगी तो 6x, तो ये हो गया हमारे पास -2 बराबर -x, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, बस आंसर आ गया अपना। आसान है, बहुत आसान है भाई, ऐसे करना था। क्लियर। अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला आप खुद ब खुद करना, ठीक है ना, इसको आप खुद ब खुद करें। इसका डेटरमिनेंट बराबर देगा इसके डेटरमिनेंट के, एक्स की वैल्यू बतानी है, खुद ब खुद कर लेना, ठीक है। मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर भी आएगा एक्स की वैल्यू 2, ठीक है। इसको आप खुद ब खुद ट्राई करें, हो जाएगा। क्लियर। CBSE 2013 का प्रश्न है ये, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखो भाई, क्या है कि भैया ये डेटरमिनेंट, इसका डेटरमिनेंट बराबर है इसके डेटरमिनेंट के, है ना। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है जहाँ पे x बिलोंग करता है पहले चतुर्थांश में, पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो उसका डेटरमिनेंट ज्ञात कर लो। इसका डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसका डेटरमिनेंट आ जाएगा सर 2sin²x, है ना, इसकी इसके साथ गुणा होगी, फिर माइनस का निशान, इसकी इसके साथ गुणा कर लो, यानी -1 बराबर, इसका डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा 3sin x, ठीक है, माइनस का निशान, -4 की 0 से गुणा होगी, तो -4 की 0 से गुणा तो 0 ही हो गया, है ना। सोल्व कर लो बस इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2sin²x जमा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3sin x, ठीक है। हो जाएगा 2sin²x माइनस का 3sin x जमा 1 बराबर 0। यहाँ तो क्लियर होगी, ठीक है सर जी। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गई। तो हमें 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पर तो -3 आ जाए और गुणा करने पर आ जाए 2। तो -का 1 इसको सोल्व कर लो बस, 2sin²x माइनस का 2sin x माइनस का 1sin x जमा 1 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2sin x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या हो गया sin x माइनस का 1, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सर इन दोनों में आप कुछ भी कॉमन लीजिए, लेकिन यहाँ पे बचना कीजिए, यहाँ पे अपना बचना चाहिए sin x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या ले अपन -1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक तो 2sin x माइनस 1
और एक आ गया हमारे पास साइन एक्स माइनस एक, ये दो आ गए। बस इसको सोल्व कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे कर देता हूँ मैं जगह बना करके थोड़ा सा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, इसको सोल्व करूँ तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर जी 1/2। और इसको सोल्व करूँगा तो एक आ जाएगी। अब साइन एक्स 1/2 किस पे होता है, जब एक्स की वैल्यू 30 डिग्री हो, 30 मैंने π/6। और एक कब होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, यानी कि π/2, ठीक है ना। और हमें 0 से π/2 के बीच में चाहिए था, तो π/6 और π/2 ही आएगा। अगर मान लो कि 0 से π/2 की बजाय और कुछ लिखा होता, 0 से पाई लिखा होता, तो हम ये देखते कि 0 से 180 डिग्री के बीच में साइन कहाँ कहाँ पे 1/2 होता है ना, दो दो एंगल्स आते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी दो एंगल्स आते हैं, समझ रहे हैं, दो या फिर एक आता, देखना पड़ता है वो तो। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। क्लियर हो गया है ना। अब हम देखते हैं कि कैसे हम 3x3 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट ज्ञात कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। 2x2 का तो हमने सीख लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए। अब अगर हमें कोई 3x3 का मैट्रिक्स दे दे, अब उसका डेटरमिनेंट कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे। क्लियर, चलिए। तो हेडिंग ढालो आप 3x3 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट ज्ञात करना। जैसे मान लो कि मैंने आपको 3x3 की एक मैट्रिक्स दे दी कुछ इस तरीके से, और मैंने आपसे कह दिया कि भैया इसका डेटरमिनेंट बताओ। तो इसका डेटरमिनेंट कैसे बताएंगे वो समझो। देखिए 3x3 मैट्रिक्स होती है ना, उसका डेटरमिनेंट बताने के 6 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 6। 6 कैसे, समझो। ये हमारी पहली पंक्ति है, पहली रो है, ये हमारी दूसरी रो है, ये हमारी तीसरी रो है ना। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट बताना है तो मैं इस R1 की मदद से बता सकता हूँ, ठीक है। R2 की मदद से भी बता सकता हूँ, R3 की मदद से भी बता सकता हूँ। R1 की मदद से मतलब कि भाई मैं इस R1 का यूज़ करते हुए, इसका डेटरमिनेंट बता सकता हूँ, R2 का यूज़ करते हुए डेटरमिनेंट बता सकता हूँ, R3 का यूज़ करते हुए डेटरमिनेंट बता सकता हूँ, है ना। और तीनों ही मेथड से सेम आंसर आएगा। ठीक है सर जी, 3 मेथड तो ये हो गए। आपने तो कहा सर 6 मेथड है, 6 मेथड है भाई। ये C1 होती है, ये C2 होती है, ये C3 होती है, आपको मालूम है। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है ना। तो अगर मान लो कि मेरा मन नहीं है कि भैया R1 से बताना है, R2 से, R3 से, मैं इनसे बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भैया मैं C1 के एक्सपेंशन से बताऊँ, C1 की मदद से मैं इसका डेटरमिनेंट बताऊँ। तो मैं चाहूँ तो C1 की मदद से भी इसका डेटरमिनेंट बता सकता हूँ, C2 की मदद से भी इसका डेटरमिनेंट बता सकता हूँ, C3 की मदद से भी इसका डेटरमिनेंट बता सकता हूँ, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के 6 तरीकों से मैं किसी 3x3 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट बता सकता हूँ। R1 की मदद से, R2 की मदद से, R3 की मदद से, या फिर C1 की मदद से, C2 की मदद से, C3 की मदद से। इन 6 तरीकों से मैं किसी 3x3 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट बता सकता हूँ, ठीक है। अभी जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको R1 की मदद से बताने जा रहा हूँ कि भाई R1 की मदद से हम कैसे डेटरमिनेंट बताते हैं। इस R1 की मदद से हम कैसे डेटरमिनेंट बताते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सेम तरीका R2 के लिए, सेम तरीका R3 के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं R1 की मदद से बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, R1 के एक्सपेंशन से, या फिर R1 के प्रसरण से, प्रसरण मतलब खोलने से, ठीक है। हम इस R1 की मदद लेकर के इस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट बताएंगे, ठीक है। बताइए सर जी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको निशान लगाने पड़ेंगे। निशान कैसे, ये जो पहला अंक होता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ऐसे निशान लगाने पड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है सर जी। अब आप क्या करिए, पहला अंक उठा लीजिए। पहला अंक क्या है, 1, ब्रैकेट लगाइए। फिर दूसरा अंक उठा लीजिए, दूसरा अंक क्या है, 2, है ना, -2 लिखिए क्योंकि यहाँ पे निशान माइनस का है, ब्रैकेट लगा लीजिए। तीसरा अंक क्या है, 3, इसके आगे निशान कौन सा, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा लो, ब्रैकेट लगा लो। यहाँ पे भी लगा सकते हो प्लस का निशान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आगे कोई है ही नहीं अंक, तो फिर लगाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा। चाहो तो लगा लो, खुश रहो तुम, ठीक है। हमने क्या किया, हमने R1 को खोला,
R1 का एक्सपेंशन किया अपने ने, तो R1 का एक्सपेंशन करने के लिए सबसे पहले निशान लगाए, ठीक है, उनको मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से, है ना। अब तरीका समझिएगा, ये जो पहला अंक है, ये पहला अंक जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको काट दो, है ना। ये पहला अंक जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको तुमने काट दिया, ऐसे काटा मार दिया, ठीक है। जो बच गया, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो। कैसे सर जी, ये बच गया ना, तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 की 3 से गुणा करो, 0 तिया 0, फिर 1 की 2 से गुणा करो, 1 दूनी 2, और बीच में लगा दो माइनस का निशान, जैसे 2 बाय 2 मैट्रिक्स में करते थे वैसे ही, समझ गए। अब ऐसे ही, अब ऐसे ही आप दूसरे अंक के साथ करो। ये दूसरा अंक जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको काट दो, जो बच गया उनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 की 3 से गुणा करो 0, है ना, 1 की 1 से गुणा करो 1, बीच में लगा दो माइनस का निशान, समझ गए। इसको भी काट दो। आई बात समझ में? ठीक है सर जी। अब ये तीसरा अंक पकड़ लो। ये तीसरा अंक जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको काट दो। इस कॉलम में आ रहा है सर जी, इस रो में आ रहा है, काट दिया। जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही, 0 की 2 से गुणा किया 0, 0 की 1 से गुणा किया 0, बीच में माइनस निशान, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा सर 1 गुणा -2 माइनस का 2 गुणा माइनस का 1 जमा 3 गुणा 0। ये हो गया हमारे पास -2 जमा 2 जमा में 0, यानी कि आ गया 0। यानी मैं कह सकता हूं कि इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 0 है, इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 0 है। इस तरीके से 3 बाय 3 मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन ऑफ R1। R1 को खोल करके, R1 के प्रसरण के माध्यम से 3 बाय 3 मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल और देखें। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो कि ये मैट्रिक्स मैंने आपको दे दी, और मैंने कह दिया कि यार इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट बताओ, है ना। R1 को खोल करके, R1 R1 के प्रसरण से, R1 के प्रसरण से इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट मैंने पूछ लिया आपसे, कैसे बताओगे? आपके में से सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, निशान प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब पहला अंक क्या है? पहला अंक है सर 0, ऐसे लिख देंगे। दूसरा अंक क्या है? माइनस का 1, ऐसे लिख देंगे। तीसरा अंक क्या है? तीसरा अंक है सर 2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब पहला अंक जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको देंगे काट, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 गुणा 3 0, 2 गुणा 1 माइनस का 2, है ना, मतलब 2 होगा, बीच में माइनस का निशान लगेगा, समझ गए। ठीक इसी तरीके से अब दूसरा अंक जिस रो जिस कॉलम में उसको काट देंगे, जो बच गया उनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 तिया 3, है ना, 1 एकम 1, बीच में माइनस का निशान, ऐसे। फिर सेम चीज़ इस तीसरे का साथ होगी। तीसरा तीसरा जो अंक है वो जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है उसको काट देंगे, जो बच गया उनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 दूनी 2 और 1 0 जा 0। सॉल्व कर दो इसको, ये आ जाएगा सर जी हमारे पास 0, 0 की किसी से गुणा करो तो 0 ही आना है, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, जमा में 2 दूनी 4, ये हमारे पास आ गया 0 -2 जमा 4, यानी हमारा आंसर आ गया 2। समझ रहे हैं? इस तरीके से याद करना था। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, है ना। अब आप कहेंगे सर हम इस तरीके से ही क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आपको पता चलेगा वेक्टर्स में, ठीक है ना। आपका एक चैप्टर आएगा वेक्टर्स के नाम से, उस समय मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा कि यार ये जो डेटर्मिनेंट सोल्व करने का जो तरीका है वो हम ऐसे ही क्यों कर रहे हैं। इसका रीज़न वेक्टर्स में ही समझ में आ सकता है। पहले वेक्टर समझाना पड़ेगा अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आपको मैं रीज़न बताऊंगा कि डेटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए हम इसी मेथड का यूज़ क्यों करते हैं, और डेटर्मिनेंट असल मायने में क्या चीज़ है ना। वैसे आपको पता है कि डेटर्मिनेंट जो है वो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है, लेकिन डेटर्मिनेंट का इन्वर्स ज्ञात करने के अलावा भी बहुत सारा यूज़ है, वो मैं आपको वेक्टर समझाने के बाद ही समझा पाऊंगा, समझ रहे हैं। अभी आप मेथड सीखिए, मेथड पे फोकस करिए। मेथड एक बार आपको अच्छी तरह से आ गया ना, फिर इसका रीजन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले रीजन समझा करके फिर मैं आपको डेटर्मिनेंट नहीं समझा सकता हूँ। पहले आपको डेटर्मिनेंट कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको रीजन समझ में आएगा कि ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं। समझ में आ गई?
अब जैसे मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स दे दी मैंने आपको, ये मैट्रिक्स दे दी और मैंने कह दिया कि यार इस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट बताओ, बता सकते हो? आपको सब बिल्कुल बताओ, फिर खुद ब खुद बताओ। आपको आंसर सबसे पहले निशान लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, फिर ये अंक लिखने पड़ेंगे, प्लस का 1 ब्रैकेट, माइनस का 0 ब्रैकेट, प्लस का 1 ब्रैकेट। फिर ये एक जिसमें आता है उसको काट दो, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 0 0, 5 एकम 5, बीच में माइनस का निशान। ठीक है, ठीक है सर जी। फिर इसको पकड़ लो, ये 0 जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको काट दो, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। 2 0 0, 4 एकम 4। ठीक है ना। अब ऐसे ही ये एक जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको काट दो, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 माइनस 4 दिए 12। सॉल्व कर लो बस इसको, ये हो जाएगा सब माइनस का 5 जमा का 0 कह लो, चाहे जो 0 की किसी से गुणा करो तो 0 ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता घट जोड़ो या घटाओ, तो माइनस का 2, यानी कि माइनस का 7 जो है वो इसका डेटमेंट आ गया। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम 3x3 मैट्रिक्स का डेटमेंट ज्ञात करते हैं। समझ में आ गई क्या? ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए ये जो 3 मैंने आपको उदाहरण समझाए, इन 3 उदाहरणों में मैंने पहली रो को खोल करके, पहली रो को एक्सपेंड करके इन मैट्रिसेस का डेटरमिनेंट ज्ञात किया था, है ना। अब जरूरी नहीं कि आप पहली रो के एक्सपेंशन से ही इसको सोल्व करें, आप चाहें तो दूसरी रो का इस्तेमाल करके भी इन मैट्रिसेस का डेटरमिनेंट ज्ञात कर सकते हैं और उनका आंसर सेम आएगा। कैसे सर जी? आप इसमें देखिएगा, यहाँ पे मैंने पहली रो को खोल करके इसका डेटरमिनेंट ज्ञात किया और आंसर आया 0। अब मैं काम करता हूँ, दूसरी रो को खोल करके इसका आंसर, दूसरी रो को खोल करके इसका आंसर ज्ञात करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी रो को खोल करके इसका आंसर ज्ञात करने की कोशिश करूंगा ना, तब भी आंसर 0 आएगा। कैसे करके दिखाइए, दिखाते हैं अभी आपको। इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। अभी तो हमने क्या किया था, पहली रो को खोल करके इसको सोल्व किया था, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ यार, मैं पहली रो को नहीं खोलना चाहता, मैं दूसरी रो को खोल करके इसको सोल्व करना चाहता हूँ, दूसरी रो को खोल करके इसको सोल्व करना चाहता हूँ, और उससे भी आंसर देखेंगे ना तो उससे भी आंसर सेम आएगा। कैसे सर जी बताओ? समझो, सबसे पहले आप निशान लगाओ। अब निशान कैसे लगाना है वो समझो। यहाँ पे आप निशान लगाया था प्लस माइनस प्लस, ऐसे निशान लगाया था ना, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था। अब यहाँ पे कौन से निशान लगेंगे वो समझो। होता क्या है कि जैसे यहाँ पे प्लस लगाया तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ा, यहाँ पे प्लस लगाना पड़ा। सेम चीज कॉलम में भी साथ चलती है। यहाँ पे अगर प्लस लगाया तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस लगाया तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस लगाया तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से काम चलता है, समझ लो। प्लस माइनस प्लस, इसको ध्यान रखो बस आप। अब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। इस तरीके से काम चलता है, समझ में आ गई? इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, अल्टरनेट चलते हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। आप कैसे भी चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलते हैं। इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इस चीज़ को ध्यान रखें। इसको मिटा रहा हूँ एक बार, बस आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है ना। इस चीज़ को कि भाई यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, बस इस चीज़ को ध्यान रखें, बाकी तो ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर जी, तो सबसे पहले हम निशान लगा लें। अब आपको पता है कि ये प्लस माइनस प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस पाएगा, यहाँ पे माइनस पाएगा। निशान लगा दिया। अब इसको तो भूल जाएं, इसकी जरूरत नहीं है। अब सेम चीज़ वही वही सेम चीज़ करनी है जिसमें आप, जैसे आपने रो 1 में किया था ना, वैसे आपने रो 2 में करना है। कैसे सर जी? आपको इसका डेटरमिनेंट क्या करना है ना, तो ये अंक कौन सा लिखा हुआ है, -0, तो -0 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। ये अंक कौन सा लिखा हुआ है, +0, +0 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। ये अंक कौन सा लिखा हुआ है, -1, -1 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। ऐसे ही हमने किया था रो 1 के साथ भी। अब आपको क्या करना है, इस पहले अंक को पकड़ लेना, इसको, है ना। ये जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको काटा मारो, मार दिया, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बीच में माइनस का निशान। समझ में आया? ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही अब आप इस दूसरे अंक को पकड़ो, ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको काटा मारो, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 तिया 3 माइनस
1 दिया 3। अब इसको हटाओ भाई। अब इस तीसरे अंक के बारे, ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको काटा मारो, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2। सोल्व करो। जीरो के किसी के साथ गुणा हो तो जीरो ही आना है, जीरो की किसी के साथ गुना होगी तो जीरो ही आना है, -1 की किसके साथ गुना होगी, जीरो के साथ, तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। और जब हमने रो 1 को खोल करके इसको सोल्व किया था तब भी हमारा आंसर जीरो ही आया था। अब हमने किसको सोल्व किया है, रो 2 के परसेंट, रो 2 को खोल करके इसको सोल्व किया है, तब भी इसका आंसर क्या आया, जीरो ही आया है। समझ में आ गई। आप किसी भी रो को खोल करके या फिर किसी भी कॉलम को खोल करके आंसर निकालने की कोशिश करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस मैट्रिसेस को तीसरी रो के माध्यम से सोल्व करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसको रो 2 के माध्यम से सोल्व करूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको रो 3 के माध्यम से सोल्व करूँ। तो रो 3 के माध्यम से भी इसको आप सोल्व कर सकते हो। कैसे सर जी बताइए, अभी समझाते हैं। देखिए मैं रो 2 के माध्यम से नहीं करना चाहता, तो रो 2 का खेल खत्म करो। आप चाहते हैं रो 3 के माध्यम से, है ना। अब रो 3 के माध्यम से कैसे होगा, पहले आपको निशान लगाना पड़ेगा। अब निशान कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा, आपको पता होना चाहिए प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये बात पता होनी चाहिए बस। ठीक है। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, है ना। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। आपको मिल गए इनके निशान, निशान मिल गए, बाकी सबके निशान हटा दो, क्योंकि जरूरत तो हमें इनके निशानों की है ना। समझ, इनके निशानों की है। भाई बात समझ में। अब क्या करना है, आप तीसरी रो के माध्यम से इसको सोल्व करना चाहते हैं ना, हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। कैसे सर जी बताइए, अभी बताते हैं। तो यहाँ पे अंक क्या लिखा हुआ है, +1, ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पे अंक क्या लिखा हुआ है, -2, ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पे अंक क्या लिखा हुआ है, +3, ब्रैकेट लगाओ। ठीक है। अब +1 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये +1 जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा लो। सर जी ये +1 इस कॉलम में और इस रो में आता है, इसको हटा लो। जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 माइनस 3 जो 0, खत्म कहानी इसकी। तो फिर दूसरा अंक देखो, दूसरा अंक जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा लो, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 एकम 1 माइनस 3 जो 0, इसकी भी कहानी खत्म। फिर पकड़ो इस तीसरे को, ये तीसरा अंक जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा लो, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 जो 0 माइनस 2 जो 0। अब इसको सॉल्व कर लो बस, हो जाएगा सर 1 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 1 जमा 3 गुणा 0। ये हो गया हमारे पास 2 माइनस 2 जमा 3। ओके नहीं 3 क्यों, 0 होगा ना, 3 गुणा 0 तो 0 होता है। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया कितना आंसर, 0 आंसर। और जब हमने इस क्वेश्चन को R1 से सोल्व किया था तब भी 0 आया था, R2 से सोल्व किया था तब भी 0 आया, और मैंने इस क्वेश्चन को अभी R3 से सोल्व किया तब भी मेरा आंसर 0 आया, तब भी मेरा आंसर क्या आया, 0 आया। समझ रहे? तो आप किसी भी रो को एक्सपेंड करते हुए या फिर किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करते हुए 3/3 मैट्रिक्स का अगर डेटर्मिनेंट ज्ञात करोगे तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। समझ में आ गई। अच्छा सर जी, अब आप कहेंगे सर मैं रो 3 को खोल करके इसको सोल्व नहीं करना चाहता। आपने इसको रो 3 को खोल करके सोल्व किया ना, मैं रो 3 को खोल करके सोल्व नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं इसको है ना कॉलम वन को खोल करके सोल्व करना चाहता हूं। आई बात समझ में। मैं रो 3 से इस क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको मैं कॉलम 1 से सोल्व करूं, इस कॉलम 1 से सोल्व करूं। तो कैसे करेंगे वो समझो। आप इसको कॉलम 1 के एक्सपेंसेस से सोल्व करना चाहते हैं ना, तो लिख दें कॉलम 1 के प्रसरण से। ठीक है। तो कॉलम 1 के प्रसरण से आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निशान लगाओ सबसे पहले। तो निशान क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, बस इसको ध्यान रखें, है ना। आपको इसके निशान जानने हैं। तो अब ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये किसका हो जाएगा, प्लस का, है ना। आपको बाकी निशान की जरूरत है ही नहीं तो उनको हटा दो, आपको तो इनके निशानों की जरूरत है ना। ओहो, ये मिट क्यों जाते हैं भाई, आपको तो इनके निशानों की जरूरत है, इनके निशानों की जरूरत है, तो वो तो आपको मिल ही गए। बस सोल्व कर लो उसको। कैसे सर जी, कॉलम 1 के परसेंट से लिख दिया। अब इसका डेटर्मिनेंट ज्ञात कर लो। पहला अंक क्या है, पहला अंक है सर प्लस का 1, ब्रैकेट लगा लो। दूसरा अंक क्या है, माइनस का 0, ब्रैकेट लगा लो। तीसरा अंक क्या है, प्लस का 1, ब्रैकेट लगा लो, है ना। अब जो पहला अंक है, ये पहला अंक जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो,
जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 गुणा 3 0, 2 एकम 2, ठीक है, इसका काम खत्म। अब ये जो दूसरा अंक है इसको पकड़ो, ये जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा लो, 2 तिया 6 माइनस 2 तिया 6, ठीक है। अब इसको भी हटा लो, इसका भी काम खत्म। अब इसको पकड़ो, ये जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा लो, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गुणा 1 2 माइनस 0 गुणा 3 0, सोल्व कर इसको, 1 गुणा -2 माइनस 0 की किसी से गुणा कर तो 0 ही आना है, कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 गुणा 2, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 2 जमा का 2 जो कि 0 होता है। समझ में आ गई? तो हमने इस क्वेश्चन को C1 के प्रश्न से ज्ञात किया, C1 को एक्सपेंड करके C1 की मदद से इसको ज्ञात किया, तब भी हमारा आंसर कितना आया, 0 आया। अगर मैं इस क्वेश्चन को C2 की मदद से ज्ञात करता तब भी मेरा आंसर 0 आता, C3 की मदद से ज्ञात करता तब भी मेरा आंसर सेम ही आता। तो कहने का मतलब यह है कि 3x3 मैट्रिक्स को आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एक्सपेंशन से सोल्व करिए, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, चाहे आप उसको R1 के एक्सपेंशन से सोल्व करें, R2 के एक्सपेंशन से सोल्व करें, R3 के एक्सपेंशन से सोल्व करें, या C1 C2 C3 इसमें से किसी भी एक के एक्सपेंशन से आप सोल्व करिए, आपको आंसर सेम ही मिलना है, सेम ही मिलना है। समझ में आ गई? इस तरीके से हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज्ञात करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज्ञात करने के 6 तरीके हैं, चाहे तो आप इसको R1 के माध्यम से करिए, R2 के माध्यम से करिए, R3 के माध्यम से करिए, या फिर C1 के माध्यम से करिए, C2 के माध्यम से करिए, C3 के माध्यम से करिए, आपका आंसर 6 के 6 केसेस में सेम आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसे बोल दे कि यार भैया R1 के एक्सपेंशन से सोल्व करो, R2 के एक्सपेंशन से सोल्व करो, ऐसे कभी नहीं बोलेगा, आपकी मर्जी, आप जिसके एक्सपेंशन से सोल्व करना चाहें उसके एक्सपेंशन से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि भाई हम उसके एक्सपेंसेस से सोल्व करना चाहते हैं जहां पे 0 ज़्यादा हो। अब जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स में 0 कहां पे है, 0 सबसे ज़्यादा कहां पे है, आप कहेंगे सर इस R2 में सबसे ज़्यादा 0 है ना। तो हम प्रेफर क्या करते हैं कि हम इस R2 के एक्सपेंशन से इस मैट्रिक्स को सोल्व करें, ये हम प्रेफर करते हैं। क्यों सर R2 के एक्सपेंशन से सोल्व करना क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि बेटा इसके अंदर सबसे ज़्यादा 0 है, और हमें पता है कि 0 की किसी से गुणा करेंगे तो कोनो दिक्कत आएगी नहीं, 0 ही आना है, समझ रहे? तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिखने के बजाय, जैसे मान लो कि R2 के एक्सपेंशन से इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो इसको ऐसा लिखने के बजाय कि 0 की इससे गुणा होगी फिर 0 की इससे गुणा होगी, इसको ऐसा लिखने के बजाय मुझे पता है कि 0 की किसी से गुणा हो, आना आंसर 0 ही है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ यहाँ से +1 से, सॉरी -1 से, सॉरी ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, यानी ये माइनस आएगा, -1 से कर सकता हूँ डायरेक्टली। समझ में आई? -1 जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 - 2, समझ रहे हैं? तो मैं डायरेक्टली पता कर सकता हूँ, आसान हो जाता है, बस सीधी सी बात ये। समझ में आई? किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के एक्सपेंशन से सोल्व कर सकते हो, लेकिन हम उस रो या उस कॉलम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें ज़्यादा 0 हो। क्यों? क्योंकि उससे काम आसान हो जाता है, बस सीधी सी बात ये है। वैसे आपकी मर्जी, आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के एक्सपेंशन से सोल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। समझ में आ गई? अब 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर हमने R1 के प्रश्न के माध्यम से, R1 के प्रश्न से इस प्रश्न को सोल्व किया था। अब मैं इसी क्वेश्चन को R2 के प्रश्न से, R3 के प्रश्न से, C1 के प्रश्न से, C2 के प्रश्न से, C3 के प्रश्न से इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप खुद ब खुद करना है, इसको ज़्यादा सीखोगे। समझ में आ गई? मैं इस क्वेश्चन को R2 और R3 के एक्सपेंशन से सोल्व करके दिखा रहा हूँ। R2 के एक्सपेंशन से कैसे सोल्व करेंगे वो तो समझा रहा हूँ। देखो, R2 के एक्सपेंशन से सोल्व करना चाहता हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे इनके निशान पता होने चाहिए। अब निशान कैसे पता चलेंगे? आप कहेंगे सर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, ये अगर माइनस है तो ये प्लस होगा, ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, अल्टरनेट होते हैं, ठीक है ना। तो मुझे इनके निशान मालूम चल गए, तो इनको तो मिटा देते हैं, इनके निशान की जरूरत थी मुझे, ठीक है ना। तो इनके निशान मुझे मालूम चल चुके हैं, अब बस काम करते हैं, है ना। तो सबसे पहला अंक क्या है? -1 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। फिर क्या है? +0 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। फिर क्या है? -1 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। अब ये जो -1 है, जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो। लो सर जी, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 गुणा 3 3 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, ठीक है सर जी, इसका काम खत्म। अब ये दूसरा अंक जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 0 माइनस 1 दूनी 2,
अब इसका काम भी खत्म। अभी जो तीसरा अंक है, ये जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 गुणा 2 0 माइनस 1 गुणा 1 1। अब इसको सॉल्व कर लो बस। ये हो जाएगा सर -1 गुणा में 3 में से 4 गया, -1 जमा 0 -1 गुणा में -1। ये हो गया सर जी 1 जमा 1। कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिए हैं ना? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं किया। इसका आंसर पिछली बार भी 2 ही था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया, समझ रहे हो। अब आप इसको किसी भी रो के और किसी भी कॉलम के एक्सपेंशन से सोल्व कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा 2 ही, समझ रहे हैं। आई बात समझ में? किसी भी रो और किसी भी कॉलम के एक्सपेंशन से आप सोल्व कर सकते हैं, आपको आंसर हमेशा 2 ही मिलेगा। आपको करके दिखाता हूँ। मान लो कि इसको मैं ना कॉलम 3 के एक्सपेंशन से सोल्व करता हूँ, इस कॉलम 3 के एक्सपेंशन से सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तब भी आंसर मुझे 2 ही मिलेगा। दिखाऊं? वैसे अपन कॉलम 3 के एक्सपेंशन से सोल्व नहीं करेंगे, हम या तो कॉलम 2 के एक्सपेंशन से सोल्व करेंगे या फिर रो 2 के एक्सपेंशन से सोल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 0 आ रहा है ना। जिस जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा 0 हो ना, उसके एक्सपेंशन से सोल्व किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आसान पड़ता है, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं कॉलम 3 के एक्सपेंशन से फिर भी आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, और वहाँ पे ये दिखाऊंगा कि भैया इसका आंसर फिर भी 2 ही आएगा। दिखाइए सर जी। अब आप पहले तो मुझे बताइए कि इसका निशान क्या होगा। पहले तो मुझे ये बता दो बस। आपके आंसर ये प्लस का होता है, माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, ये प्लस का, तो ये क्या होगा? माइनस का। ये क्या होगा? प्लस का। हमें इनके ही निशानों की जरूरत थी तो हमने निशान पता कर लिए। अब पहला अंक पकड़ लो, इन अंकों को लिख लो पहले, है ना। ये सर जी हमारे पास +2 लिख लिया, ब्रैकेट लगाई। फिर है सर जी हमारे पास -1 लिख लिया, ब्रैकेट लगाई। फिर है सर जी हमारे पास +3 लिख लिया, ब्रैकेट लगाई। अब ये जो +2 है, ये जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटाओ पहले तो। सर जी लो, हटा दिया। जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 दूनी 2 माइनस 1 जुजा 0, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका काम खत्म। अब पकड़ लो इसको, ये जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, हटा दिया। जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 गुणा 2 0, 1 गुणा 1 1, बीच में माइनस का निशान। इसके कारण भी खत्म। अब तीसरा अंक पकड़ो, ये तीसरा अंक जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 गुणा 0 0 माइनस 1 गुणा 1 1। सोल्व कर लो। ये होगा सर 2 गुणा 2 माइनस का 1 गुणा -1 जमा 3 गुणा -1। ये होगा सर जी 4 जमा 1 -3। कितना आ गया? 4 1 5, 5 3 गया 2। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे कहा नहीं था कि भाई इस मैट्रिक्स को आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एक्सपेंशन से सोल्व करिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के प्रसरण से सोल्व करिए, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। पिछली बार जब मैंने रो 2 का इस्तेमाल करके इसको सोल्व किया था तब भी आंसर 2 आया था। अब जबकि मैंने इसको कॉलम 3 के इस्तेमाल से सोल्व किया तब भी मेरा आंसर 2 ही आया है। समझ रहे हैं? ये चीज़ थी, समझ में आ गया होगा। अब आप एक काम करिए, अब आप इस मैट्रिक्स को, ये जो सी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को, ओहो मिट गया भाई, पता नहीं क्या था यहाँ पे। इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को काम करिए, आप मुझे कॉलम 2 के प्रसरण से सोल्व करके दिखाइए। करिए, शाबाश, अपने आप करिए। कॉलम 2 के प्रसरण से इसको सोल्व करिए खुद ब खुद, करो शाबाश। इस मैट्रिक्स को कॉलम 2 के प्रश्न से सोल्व करो, और कॉलम 2 के प्रश्न से जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर -7 ही आएगा। करो खुद ब खुद, पता चलेगा आपको। करो, कर लिया? आपका आंसर -7 ही आ पाएगा, पक्की बात है, 100%। ठीक है, अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये देख लेते हैं कि भैया इनसे संबंधित किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात बताने में आपको भूल गया, क्या कि जो 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है ना, जब आप 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज्ञात करते हैं तो उसको या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर आप एक छोटे से ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे आप छोटा सा ट्रायंगल बना दें, दोनों ही बातें सेम है, दोनों ही बातें सेम है। ट्रायंगल से इसलिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, जब आप सोल्व करते हैं तो वो जो फॉर्मूला बनता है बेसिकली वो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूले के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। तो आप चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करें, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। तो अब ये वाला उदाहरण देखिए, इसको आपको खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो इस सारणिक का मान ज्ञात करने को बोल रहा है, करो। कैसे करोगे? आप कहेंगे सर चलिए एक काम करते हैं, R1 के एक्सपेंशन से इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं 0 0 तो दिख नहीं रहा।
तो R1 के एक्सपेंशन से इसको सोल्व कर रहे हैं, है ना, R1 के प्रसरण से, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण से, वो भी बात ठीक है, या फिर R1 के प्रसरण से लिखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसका इसका डेटरमिनेंट क्या होगा वो समझो, है ना। तो डेटरमिनेंट के लिए हम ये वाला सिंबल लगा दिए हैं। कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ पे पहले निशान लगाना पड़ेगा। आप R1 के परसेंट से ज्ञात करना चाह रहे हैं ना, तो R1 में जितने भी अंक हैं उन पर निशान लगाना पड़ेगा। कैसे निशान, ये प्लस होता है सर जी, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ऐसे। अब क्या करोगे, स्टेप क्या है सर, पहले अंक लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर ये वाला अंक लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे -4 है और माइनस वहाँ पे लगाओ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर प्लस का 3 है, ब्रैकेट लगा देंगे, कर दिया। अब पहला अंक पकड़ लो, ये जिस जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे सर 1 गुणा 1, 1 एकम 1 माइनस 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ पे पोचा मारो भाई थोड़ा सा, पहले अंक का काम खत्म। अब दूसरा अंक पकड़ लो, दूसरा अंक जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, हटा दिया सर जी, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 की गुणा हो जाएगी 1 के साथ, 3 एकम 3 माइनस 2 की गुणा जाएगी 7 के साथ, 2 सत्ते 14। समझ में आ गई, थोड़ा सा और साफ सफाई करो यहाँ पे। अब तीसरा अंक पकड़ लो, तीसरा अंक जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 छके 18 माइनस 7 एकम 7, सोल्व कर लो बस। ये हो जाएगा सर 2 इंटू माइनस का 11 जमा में 4 इंटू माइनस का 11 जमा में 3 इंटू 11। ठीक है ना, हो गया माइनस का 22 माइनस का 44 जमा में 11 दिया 33। सोल्व कर लो बस इसको, माइनस का 22 जमा में 33, 11 हो गया, 11 माइनस 44। ठीक किया क्या हमने, हाँ 11 में से 44 गया, 44 में से 11 गया 34, कितना आ गया भाई, माइनस का 22 जमा का 33, 11 हो गया, 11 माइनस 44, 44 में से 11 घटाओ 33 आ गया, यानी इसका आंसर आ गया माइनस का 33। आंसर चेक करें, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। इस तरीके से हमें ज्ञात करना था, है ना। अब चाहे तो आप इस डेटरमिनेंट का सोल्यूशन आप R2 के एक्सपेंशन से भी ज्ञात कर सकते थे, R3 के एक्सपेंशन से भी ज्ञात कर सकते थे, C1 के एक्सपेंशन से भी ज्ञात कर सकते थे, C2 के एक्सपेंशन से भी ज्ञात कर सकते थे, C3 के एक्सपेंशन से भी ज्ञात कर सकते थे। किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एक्सपेंशन से इसका डेटरमिनेंट ज्ञात किया जा सकता था। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी इच्छा किसमें है। ठीक है, हम जनरली उस रो और कॉलम को प्रेफर करते हैं जहाँ पे जीरो हमें देखने को मिले। यहाँ पे जीरो कहीं पर था ही नहीं, तो हमने R1 ही निपटा दिया। समझ में आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसको आप खुद ब खुद ट्राई करना, अभी आपको दे रहे हैं। अब इसको आप खुद ब खुद ट्राई करें, खुद ट्राई करो, सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे पिछला था। ठीक है, इसको R1 के एक्सपेंशन से ही सोल्व कर लो सीधा, है ना। क्या हो जाएगा सर, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस का 0 ब्रैकेट माइनस का साइन अल्फा ब्रैकेट, फिर प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस का कोस अल्फा ब्रैकेट। समझ में आ गई। अब पहला अंक पकड़ लो, जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0 माइनस साइन बीटा की माइनस साइन बीटा से गुणा तो माइनस साइन बीटा आएगा, माइनस यहाँ पे पहले से था ही, तो प्लस का साइन बीटा हो गया, साइन स्क्वायर बीटा सॉरी। ठीक है, ये काम तो खत्म सर जी। अब वैसे भी लिखने की वैसे जरूरत थी नहीं, यहाँ पर ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं थी। समझ रहे हैं, ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना 0 प्लस साइन स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यार यह तो 0 से गुणा होनी है, तो 0 से गुणा होगी तो 0 ही आएगी, तो इसके अंदर वाले पे दिमाग खर्च करने की जरूरत थी नहीं अपने को। वैसे चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा क्योंकि 0 से ही गुणा होनी है, तो 0 से गुणा होनी तो फिर इसका अंदर का खिचड़ी लिखने की जरूरत क्या है, डायरेक्टली 0 लिखा, 0 का 0 लिख रहे हैं तो कोई समस्या नहीं। समझ रहे। अच्छा जी, अब ये दूसरे अंक की बारी है। ये दूसरा अंक जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटाओ, जो बच गया उनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस साइन अल्फा की 0 से गुणा होगी तो 0 आएगा, माइनस साइन बीटा की कोस अल्फा से गुणा होगी तो साइन बीटा कोस अल्फा आएगा। ठीक है, इसको दो भैया हटा। अब बात करते हैं तीसरे की, तीसरा रो तीसरा कॉलम हटा दो, है ना।
अच्छा जी, अब सर जी इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ, यह आ जाएगा सर माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ, यानी कि माइनस का जीरो। सोल्व कर लो बस इसको, ये तो जीरो ही होना है। ये हो जाएगा सर हमारे पास प्लस का साइन अल्फा बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, कट जाएगा बेसिकली ये और ये कट जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में क्रम निमित्त योग लगता है, तो ये कट जाएगा बेसिकली, कट जाएंगे। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हमने सोल्व कर लिया। आई होप सो आपको देखने की जरूरत ना पड़ी हो, आपने खुद ब खुद सोल्व किया हो। अगर आप खुद ब खुद सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है ना, अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि भैया इसका जो डेटर्मिनेंट है ये बराबर है जीरो के, एक्स की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। कर लो, सिंपल है, खुद ब खुद करना। ठीक है, हम R1 के अनुदिश प्रश्न कर रहे हैं, आप किसी के अनुदिश प्रश्न कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो निशान लगाना पड़ेगा R1 पे पहले, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का x गुणा में माइनस का 2 गुणा में, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है सर माइनस का 1, माइनस होता है ना बेसिकली। ठीक है, अच्छा जी, इसका जो डेटर्मिनेंट है बराबर दिया अपने को जीरो के, तो बराबर जीरो लगा दिया हमने। अब ये जो पहला अंक है, ये जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, जो बच गया उनके क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की x से गुणा हुई 5x, x की 2 से गुणा हुई 2x, इसका काम खत्म। अब सर जी ये जो दूसरा अंक है जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की x से गुणा हुई 2x, x की -1 से गुणा हुई, तो माइनस का x, यहाँ पे माइनस लगेगा ही, माइनस का x ये था ही, यहाँ पे माइनस लगना ही है। देखो 2 की x से गुणा हुई 2x, हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, और यहाँ पे माइनस पहले से था ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ गई। ठीक है सर जी, इसका काम भी खत्म। अब बात करते हैं इसकी, ये जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दो, जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 4 माइनस 5 के -1 से गुणा किया, तो माइनस का 5 होगा, माइनस यहाँ पे लगा हुआ पहले से, तो प्लस का 5 हो गया। सोल्व कर लो, जो गया x इंटू 3x माइनस का 2 इंटू 3x माइनस का 1 इंटू 9 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x² माइनस का 6x माइनस का 9 बराबर 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले इतना नोट कर लें आप। ठीक है, तो जोड़ने पर तो माइनस का 6 चाहिए, गुणा करने पर चाहिए हमें माइनस का 27। ऐसे दो अंक बताओ, या फिर एक काम कर लो, सबसे पहले आप इसकी दोनों तरफ 3 से भाग कर दो, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए बस। तो अगर आप दोनों तरफ 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस का 3 तिया 9। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो जोड़ने पर तो माइनस का 2 चाहिए, गुणा करने पर माइनस का 3 चाहिए, तो ऐसे दो अंक बताओ, माइनस का 3x जमा का 1x, है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x-3। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया सर, इन दोनों में कुछ भी कॉमन लो, लेकिन बचना x-3 चाहिए, तो प्लस का 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो x जमा 1 इंटू में x-3 बराबर 0। x की वैल्यू एक तो आ गई माइनस का 1, एक आ गई 3। x की हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक तो माइनस का 1 आई है और एक आई है हमारी 3। अब देखना पड़ेगा कि क्या दोनों वैल्यू यहाँ पे लगेंगी या एक वैल्यू यहाँ पे लगेगी। ओके, दोनों लग सकती हैं। ठीक है ठीक है, दोनों लग सकती हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स वाला चीज़ नहीं है ना ये, दोनों लग सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह 3 रखेंगे और उसका डेटमेंट लेंगे तब भी जीरो आएगा। अगर आप एक्स की जगह -1 रखेंगे, 3 था ना एक्स के लिए, एक तो 3 आई थी शायद, है ना। अगर आप एक्स की जगह -1 रखेंगे तब इसका डेटमेंट लेंगे तब भी आपको जीरो मिलेगा। तो एक्स की दोनों वैल्यूज यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब मैं आपको डीपीपी दूंगा, उस डीपीपी में आपके 3 सवाल होंगे, उनको कर लीजिएगा। ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है बेसिकली, है ना।
तो अगर आप एनसीईआरटी लगाना चाहें तो आप एनसीईआरटी लगा सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीपीपी में जितने आप सवाल लगाएंगे ना, जो जो मैं डीपीपी दे रहा हूँ उसको आप करते जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।